नमस्कार दोस्तों। ये जीके के, ठीक है ना, जीके के। और एक बात बता दूँ, ये जो भी क्वेश्चन है ना, अपन जैसे कि इसमें 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जीके के। अब ये जो सारे 50 क्वेश्चन है ये सब एनसीईआरटी से है, 6 से और 10। 6 से 10 की जो एनसीईआरटी की बुक है वहाँ से है ये। अब इस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब चाहे वो किसी भी पद की एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो, और अगर उसमें एनसीईआरटी आ रही है, तो ये काम के हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये उन्हीं किताबों से लिए गए हैं, पूरे 50 के 50। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आ रहा है पहला क्वेश्चन। एथिलियन, है ना, जीके का क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी इंडिया की, ठीक है। 50 क्वेश्चन। और सबसे मेन बात यह है कि भाई ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये सब एनसीईआरटी की किताबों के में से ही आ रहे हैं, अंदर से। अब बता भाई, अब इसमें क्या आएगा। एथिनियन, लोकतंत्र की निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नहीं थी। नहीं पता भाई, ये लोकतंत्र से है शायद। कहता हाँ, लोकतंत्र से ही दिया है, पार्ट है किताब में, लेकिन काफ़ी लंबा चौड़ा पार्ट है। 31। 31 में एक है, ठीक, 31 में एक है। एथिलियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नहीं थी। जब ये नहीं थी भाई, 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों को और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। एथिनिलियन, और जो है ना वो दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो अभी बना है, शायद 1994 में बना है, कुछ ऐसे ही, 1994 या 1992। शानदार संविधान बनाया है उन्होंने, दक्षिण अफ्रीका वासियों ने। एथिलियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी। जब 31 में ये नहीं है। एथिलियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। 30 से अधिक उम्र के सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ये नहीं थी। जबकि सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेनाएं देनी होती थी, सेवाएं। एथिलियन लोकतंत्र की बात है। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभा में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। कई पदों पर नियुक्तियां प्लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। ठीक है, दोबारा देख ले। एथिलियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नहीं थी। 30 से अधिक उम्र के सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ये नहीं थी। सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। एथिलियन लोकतंत्र। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभा में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। कई पदों पर नियुक्ति लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। यह है भाई, किसकी बात बता रहा है, एथिलियन लोकतंत्र की। ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ के शासकों के लिए थी। अब बता भाई क्या आएगा इसमें। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ, ठीक है ना, दक्षिणापथ, दक्षिणापथ इधर की बात कर रहा है वो, नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। 32 में 4 है। उन्होंने हार स्वीकार की व उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। आ रही है बात समझ में, दोबारा देख भाई। ये क्या कह रहा है, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है। ये एनसीईआरटी से, पूरा पेपर ही एनसीईआरटी से। जो 50 क्वेश्चन आएंगे वो सब एनसीईआरटी से ही आएंगे, है ना। 31 में एक है। 30 से अधिक उम्र
के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, है ना, ये गलत है, विशेषता नहीं थी। 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, है ना, ये गलत है ना। होने को तो ये कुछ कुछ तो सही है, इसमें कुछ ही गलत है। शायद ये है ना, ये आ जाएगा दास थे, है ना, दास थे आ जाएगा शायद इसमें। सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, दो सही है ना। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी, लॉटरी के माध्यम से। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? दक्षिणापथ शासकों के लिए थी समुद्रगुप्त। इसमें क्या है 32 में? 32 में 4 है, 4 का मतलब है ये, है ना। कौन सा समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? उन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। इन्होंने हार स्वीकार की व उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी। ये था भाई क्वेश्चन, देख तू यूपीएससी कैसे क्वेश्चन है। उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। ये नहीं है, ये बात सिर्फ इसकी है दक्षिणापथ शासकों के बारे में बताना है अपन को। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह उससे किया। वे उपहार लाते थे और उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। होने को तो ये और भी है संबंधित, लेकिन दक्षिणापथ में सिर्फ यही है 4। फिर 33 है ना, 32 में 4, 33 में क्या है? निम्नलिखित का मिलान कीजिए, कला रूप और नामावली। पता नहीं है भाई। 33 में 1 है, 1 का मतलब 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3 है ना, 4 4 फिर 1 है ना, फिर 2 है ना, 4 1 है तो ये 2 हो गया, 2 और ये 3। जब कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, इसके लिए आएगा तेल चित्रकला। फिर चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, रूप चित्रण, है ना। भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला। इतिहास चित्रकला, ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला। ये हो जाएगा कौन सा इसमें? ये डी किधर जा रहा है? डी डी किधर है यार? 33 33 है ना, 33 में 1, 33 में 1, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 है ना, ये 1 और ये 2 और ये 3। जब कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, ये तेल चित्रकला है भैया, हैं। चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, ये आएगा नयनाभिराम। चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, है ना, बी में 1 है नयनाभिराम। वो अपन से ये पूछेगा, बताइए नयनाभिराम क्या है? एनसीईआरटी से। भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला। जब ये है रूप चित्रण। फिर ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला इतिहास चित्रकला है। अब कर इसमें क्या आएगा, है ना। जब रुक, कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, ये है तेल चित्रकला।
चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, है ना। ये नयनाभिराम है। भारत में यूरोपवासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला। जब रौब दाब है ना, ये रूप चित्रण है। और ब्रिटिश साम्राज्यवाद इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला, इतिहास चित्रकला। चार एक दो तीन है ना, 4 1 यानी एक में 4 है, फिर 1 2 3 है, 4 फिर 1 है ना 2 3, सही तो है। तो इसका तो तेल चित्रकला हो गया। और ये नैनाभिराम, फिर ऐश्वर्यपूर्ण रूप चित्रण, अंग्रेजों की बात है, इतिहास चित्रकला। क्वेश्चन कर रहा है भाई, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसी का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? 18वीं शताब्दी के, है ना, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई। अब इनको इतने ध्यान से क्यों पढ़ रहे हैं? इनको ध्यान से पढ़ने का कारण यही है क्योंकि ये एनसीईआरटी से आए हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी का निचोड़ आ रहा है इनसे, और इनसे ही पता चलेगा, यहाँ पर चल रहा है कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी का हर एक अक्षर इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि भाई उसमें सनी सन, नहीं, जो है समझ पे तथ्य पे आधारित, वो सब चीज़ अच्छी तरह पता होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? जब क्या ही करें इसमें, 18वीं शताब्दी की बात है ना। अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? बम्बई मद्रास कर दें क्या इसमें? बम्बई, मद्रास और बंगाल। जब कलकत्ता है तो दिल्ली तो आएगा नहीं, है ना। जब कलकत्ता और ये कलकत्ता, पुणे, मद्रास और कलकत्ता, 3 करते हैं 34 में। 34 में ये थे सूरत, मद्रास और कलकत्ता। 18वीं शताब्दी है ना, 18वीं शताब्दी की बात है। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? सूरत, मद्रास और कलकत्ता। सूरत, मद्रास और कलकत्ता। सूरत, मद्रास और कलकत्ता। ए और बी कथनों का बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्धिज्म में विश्वास समाहित हुआ। दोनों ही सत्य करते हैं इसमें। 35 में 2, ए गलत है ना, ए गलत है और बी सत्य है। ये सत्य है भाई। कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बौद्ध धर्म के इस रूप में, है ना, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। मूर्तियों में दिखाई गई है। दोबारा देख, पेपर टप है भाई। पेपर टप क्या है? ये एनसीईआरटी से पूरा। ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान ने, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के ध्यान देना, बौद्ध की बात नहीं, बौद्ध धर्म की बात नहीं है। बौद्ध धर्म में महायान की बात आ रही है। ये शाखा है बौद्ध धर्म की, महायान शाखा, हीनयान शाखा। महायान शाखा है उसमें भगवान को मूर्ति के रूप में पूजा जाता है ना। और जो हीनयान शाखा है उसमें नहीं पूजा जाता। तो महायान शाखा के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई। ये गलत है। कुछ एक ही नहीं, काफ़ी
संकेत है ना। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्धिस्ट में विश्वास समाहित हुआ। ए गलत है, बी सही है। 35 में 2 है। ए गलत है, बी सही है। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्धिस्ट में विश्वास समाहित हुआ। महालवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए भी कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। जब महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्त थी, उत्तर और पश्चिम प्रांतों के लिए, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। मालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। बी सही कर रहा हूँ भाई मैं, है ना। मालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्ति थी, उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले, ये पता नहीं है यार, ए बी तो सही लग रहा है। 36 में 3 है। ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं, दोनों ही सही है। महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम, है ना, उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम, जैसे कि अगर इस प्रकार से माना है तो उत्तर इधर है ना, और ये पश्चिम, ये एरिया। महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर और पश्चिम प्रांतों के लिए युक्ति थी। युक्ति, युक्ति मतलब युक्ति थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। मालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के, ये बताइए बंगाल प्रेसिडेंसी में कौन कौन से वो आते थे प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्ति थी। युक्ति मतलब, युक्ति मतलब, जबकि है ना, ये तो होगी कौन सी, मालवाड़ी। और रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। रैयतवाड़ी कहाँ थी? ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी रैयतवाड़ी। और मालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्ति थी, है ना। महालवाड़ी, महालवाड़ी, महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी उत्तर और पश्चिम प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। मालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था। मालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। महालवाड़ी, दोबारा पढ़ेंगे भाई इन पाठों को। मालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्ति थी, युक्ति, है ना, मालवाड़ी। जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थे। रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण के दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थे। और मालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्ति थी। मालवाड़ी, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। रैयतवाड़ी वेस्ट था। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, खान का है सूफी संत, खान का ही करता हूँ। 37 में गलत है, 37 में ये है दरगाह है। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है दरगाह। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है दरगाह। ईदगाह किसे कहते हैं? खानकाह किसे कहते हैं? गुलफरोसा किसे कहते हैं? है ना, दरगाह। सूफी संत के मकबरे को, सूफी और जो संत है ना, दरगाह है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वही है ना। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जैसे कि अजमेर में। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। विशिष्टाद्वैत
जब है ना ये आएगा रामानुज विशिष्टाद्वैत, यहाँ पर द्वैताद्वैत करें रामानुज में। क्या ही करें बता, एकनाथ करें, रामानुज ही करते हैं 38 में। सही है, ठीक। विशिष्टाद्वैत रामानुज द्वारा। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया रामानुज द्वारा, है ना। 11वीं शताब्दी में रामानुज द्वारा। तो याद कैसे करें, बार बार आता है विशिष्टाद्वैत, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, देख। यानी कि विशिष्ट, भाई राम भगवान विशिष्ट तो है, भाई राम भगवान विशिष्ट तो है, तो विशिष्टा देश से रामानुज द्वारा। भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में, कब की बात कर रहा है, 1772। ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक फौजदारी अदालत थी। ये ऐसे नहीं है भाई, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो 6 से 12 तक आ रहे हैं, ठीक, 6 से 10 नहीं है। यह एक फौजदारी अदालत थी। यह यूरोपीय जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। दोनों से तय 39 में। अरे यार दीवानी, यार दीवानी की बात कर रहा है, जब फौजदारी क्यों आएगी। फौजदार में तो जैसे कि मर्डर वगैरह ये आते हैं फौजदारी में, तो दीवानी में रुपया दिले की बात आती है। सही है। जब भारत में 1772 में, दोबारा ले ले, है ना। भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में, 1772 की बात है, 1772 की। यह एक फौजदारी अदालत थी, फौजदारी नहीं है ये, है ना। जब दीवानी अगर ये दे रहा है तो फिर दीवानी बात आएगी उसमें, फौजदारी तो मर्डर से संबंधित है। यह यूरोपीय जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। 39 में सही है भाई, है ना। एक गलत है, बी सही है। गैरीसन नगर से अभिप्राय है, नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है, नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, वह स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्थर नगर था। ये है ये एक, नहीं, ये भी तो हो सकता है 2। किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, देखते हैं क्या है 40 में, 2 ही है। किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, है ना। गैरीसन नगर से अभिप्राय, भूले तो नहीं है यार अपने एनसीईआरटी को। किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे, ये उसी प्रकार की बात कर रहा है। गैरीसन नगर जो दिल्ली के जो आसपास के एरिया है ना, वो उनकी बात है। गैरीसन नगर से अभिप्राय है, किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे। और ये जैसे छावनी बनाई जाती थी भैया, है ना, जैसे कि बाउंड्री वगैरह बना के, और देख लेंगे एनसीईआरटी में। किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं। जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं, तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी में स्थित है। दिए गए विकल्प में सभी विकल्प का चयन कीजिए सही विकल्प का। जब ये वर्ड है ना, ये भूमध्य रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा है। जब लंदन में, है ना, और ये अपना देश है, या मान लेते हैं अपन, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं, तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर में स्थित है। सही देख लेते हैं भाई, रुक से समझें तो सही इसको। जब लंदन में अपराह्न के 2 मतलब रात के, सुबह के 2, है ना, सुबह के 2 ही आएंगे वो। अगर रात 12 हो गया, है ना भाई, रात के 12 बज गए PM। अब ये 2 AM की बात कर रहा है, 2 AM है ये, नहीं PM ही बात कर रहा है भाई ये। PM मतलब दिन की बात, AM मतलब सुबह के 2 बजे हो ना, वो आते हैं। जब अगर ये PM की बात कर रहा है, तो यानी कि दिन के दोपहर के 2 बज रहा है ना, 2। तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा भाई। 5.5 घंटा का टाइम है ना दोनों के बीच में,
और 1 डिग्री का मतलब है 4 मिनट। ठीक है। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी में स्थित है। 3 है इसमें, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे है तो भारत 7:30 अपराह्न का समय होगा। यानी कि अगर लंदन में दिन का 2 बज रहा है ना, तो अपने यहाँ बजेगा क्या भाई, अपने पहला होगा। तो पहला होगा मतलब दिन का 2 बज रहा है वहाँ, है ना, तो अपने यहाँ बजेगा 7:30 बजेंगे यहाँ। ऐसे है भाई, 7:30 बजेंगे, है ना, 7:30 PM ही है ना, 7:30 PM ही है। 2 PM से 7:30, जब ये 5.5 घंटा होगी ना, 5.5 घंटा। भारत में ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी में स्थित है। समय क्षेत्र पर दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। सही बात है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय के क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र को घेरता है। तीनों सही है। 42 में 4 सही है। ABC सभी सही है। यह तो कक्षा 6 से है शायद। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। जैसे कि भाई रूस का काफ़ी बड़ा एरिया है, अब रूस का काफ़ी बड़ा एरिया है तो भाई उसका तो मानना ही पड़ेंगे ना ये मानक समय। जैसे अपन ने मान रखी अपनी ग्रीनविच रेखा, वो ये क्या है, ये मानक देशांतर रेखा 82 से 1/2 क्या है ये, 82 से 1/2। भारत में ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी में स्थित है ना, सही है ना। हाँ, कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। कुछ देशों का ना ये तो हो गया। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे कि ये अपनी पृथ्वी है तो इस प्रकार से है ना समय क्षेत्रों में बांटा गया है, 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र को घेरता है और 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। जब 4 मिनट है ना, जब 4 × 15 कर 15 चौक 60 होगी ना, 1 घंटा, एक घंटा के। जब ये ध्यान देना इसको, 1 डिग्री अगर चाहे इधर जा चाहे इधर जा, है ना, 4 मिनट माना जाएगा 1 डिग्री का मतलब। अब 15 देशांतर है तो 15 × 4 कर दे, 60 घंटा, 60 मिनट यानी 1 घंटा। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। ये पहले भी आया था क्वेश्चन, अपना गलत हो जाता है ना। देखते हैं क्या करते हैं अब, इसमें होता है या नहीं होता है। क्या पूछ रहा है ये, सतह से शुरू करते हुए वायुमंडल की परतों का सही क्रम का चयन करें। जब सतह से करना है ना, जब नीचे तो क्षोभ मंडल है कि और भी है कोई, यानी क्षोभ भी है ना, क्षोभ मंडल के बाद में सप्ताप मंडल। इनकी जो इंग्लिश टर्म्स है ना वो भी पता होना चाहिए भाई, कि संताप मंडल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं, है ना। जब फिर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल और वाह है वायुमंडल, बहिर्मंडल। जब ये तो याद है। अब जैसे कि ये जो बहिर्मंडल है ना, ये बहिर्मंडल, इसको बोलते हैं ई आएगा ना, एग्जॉस्टेंशन कुछ ऐसे है, यानी कि वो बाहर निकाल रहा है भाई अपनों को रूम से ना, इस प्रकार से याद है बहिर्मंडल। फिर मध्यम मंडल में से याद किया है, मेसोफियर कुछ ऐसे है। और क्षोभ मंडल और समताप मंडल, इनमें समस्या है। जब 43 है ना, 43 में 2 है,
तो सही है। अब इंग्लिश देश किनकी है ना, क्षोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, है ना, ट्रोपोस्फेयर। समताप मंडल होगी स्ट्रोस्फेयर, है ना, स्ट्रोस्फेयर। ये मध्यम मंडल तो याद था अपन को, देख मैं से मैं, मेसोफेयर। जब मैं से मैं ही अगर याद है ना एम, तो उससे ही समझ जाएंगे भाई कि मध्यम मंडल मेसोफेयर। फिर बाह्य वायुमंडल, ये थर्मोस्फेयर है ना, थर्मोस्फेयर। और ये एग्जो यानी कि एग्जेट से याद कर रखा है ये वायुमंडल। अब ये दो ही याद हुई है इनमें तो। एक तो कौन सी, ये मेसोफेयर, में से मध्यम मंडल, और एक ये बहिर्मंडल एग्जोस्फेयर। क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर, ट्रो, है ना, ट्रोपोस्फेयर। सम को स्ट्रोस्फेयर, क्षोभ को ट्रोसोस्फेयर, सम को स्ट्रोस्फेयर, मेसोफेयर, थर्मोस्फेयर। ये है भाई। ऋतु में निम्नलिखित कारणों में किस कारण से होती है। जब ये होती है पृथ्वी का परिक्रमण एक ही दिशा में उसके अक्ष पर झुका होता है। ऋतु में निम्नलिखित कारणों में किसके कारण से होती है। पृथ्वी का परिक्रमण एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, ठीक। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठन है, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। महासागरीय धाराओं के विषय में निम्न कथनों पर कौन से सही है। ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों के जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। लेब्राडोर एक गर्म धारा है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धारा मिलती है उस स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र, है ना। सबसे खास बात है कि ये अच्छी लगती है, चाहे पेपर कितना भी टफ आ जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है ना भाई दे आप वही रहे, उन्हीं किताब से दे रहे हैं जिनसे किताबों से पढ़ा है। 6 से 12 एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, ये है बात। 46 में 2 है, ए और सी सही है। ठंडी धाराएं, है ना, ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को, है ना, जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। जैसे कि ये अपनी पृथ्वी है ना, ये भूमध्य रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा है। अब ये क्या कह रहा है, ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से। अब ये ध्रुवीय यहीं तो है, ध्रुवीय। अब ध्रुवीय बोलता है यहाँ पर, उच्च अक्षांश का मतलब ये ऊपर वाले अक्षांश है ना। उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय, अब उष्णकटिबंधीय ये जो आसपास का ये एरिया है उष्णकटिबंधीय, अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। तो निम्न अक्षांश कौन से आएंगे, निम्न अक्षांश ये नीचे के आएंगे, है ना, वही है उष्णकटिबंधीय एरिया। ये उष्णकटिबंधीय तो निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है, ये तो सही है। लेब्राडोर एक गर्म धारा है, लेब्राडोर नहीं है, ये ठंडी है। ये ऐसे कर रखा है अपन ने जैसे कि लेब्राडो, डो से कोल्ड, है ना, कोल्ड डैश इट है, लेब्राडोर है ना, डैश ए कोल्ड है ये, यानी ठंडी है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, ये बात है। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है हिमोड़। 47 हिमोड़ सही है। फिर कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पति में किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। जब यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 50 से 70 में पाई जाती है, इसे टेगा के नाम से भी जाना जाता है। अड़तालीस में 3 है ना, ये है शंकुधारी वन। कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं।
यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री में पाई जाती है। 50 से 70 डिग्री में पाई जाती है। ठीक है भाई, 50 से 70 डिग्री में पाई जाती है। इसे टैगा नाम से भी जाना जाता है। दोबारा देख, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। शंकुधारी वन, शीतोष्ण घास स्थल, शीतोष्ण पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति। निम्नलिखित में कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? जब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है, देखते हैं 49 में 4 है, ये नहीं है। मैदान क्षेत्र में ऑक्सबो लेक, चाप झील चिन्हित है। निम्नलिखित में कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक, चाप झील चिन्हित है ना? चाप चाप चाप। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दलहन कृषि की जाती है। जब मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक, चाप झील चिन्हित है। ठीक है, ऑक्सबो लेक, चाप झील चिन्हित है। चाप झील कहाँ है? इधर ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। यहाँ फिर ऑक्सबो लेक झील कहाँ है? ऑक्सबो लेक, चाप झील। मैदान क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अति अधिक है। और डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव है ना? मैंग्रोव एक ही बात है, मैंग्रोव या मैंग्रोव। जब मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? डेल्टा क्षेत्र में। मैदान क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सबो लेक कहाँ पाई जाएगी? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पे, चाप झील। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि ये है ना मृत सागर, इससे क्वेश्चन आ चुका है कि इसको क्या बोला जाता है? मृत। 50 में 4 है। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा अधिकता सागर को सघन बनाती है। नमक की मात्रा की अधिकतम सागर को सघन बनाती है। किसकी बात है? मृत सागर।